कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग बायोलॉजी का क्लास 12 का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आगे के टॉपिक्स के ऊपर पढ़ते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्पर्मेटोजेनेसिस का कंप्लीट डिटेल आपको दिया था, टोटल प्रोसेस आपको बताया था और किस चीज का क्या क्या वर्क होता है, क्या क्या फंक्शन होता है, मैंने आपको सब चीज बताया था। बहुत सारे वर्ड्स वहां पर कंफ्यूजिंग थे, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्म, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मिएशन, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो मैंने आपको सारा जो वर्ड्स है उसको क्लियर किया कि किस वर्ड का क्या मतलब है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं, जो कि हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को होने में कौन कौन से हार्मोन्स का योगदान है, किस हार्मोन का क्या क्या काम है, वो सारा चीज अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। चलिए टॉपिक लगाते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस को होने के लिए कौन कौन से हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। आज का लेक्चर हम लोग एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है, व्हाई द प्रोसेस ऑफ spermatogenesis starts with the onset of puberty। क्वेश्चन ये है, मतलब कि क्वेश्चन का मतलब समझिए कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस प्यूबर्टी शुरू होने के बाद कैसे स्टार्ट हो जाता है। मतलब उसका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होने का तो और भी बहुत सारा टाइम हो सकता है, लेकिन स्पेसिफिकली इसी टाइम पीरियड में, प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में ही क्यों स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखिए क्या है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो अब नेचर का है, देन कि भाई प्यूबर्टी के ऑनसेट में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। बायोलॉजिकली अगर हम लोग देखें तो प्यूबर्टी का पीरियड क्या है। प्यूबर्टी का पीरियड वह टाइम पीरियड है जिस समय हमारे बॉडी के जो हार्मोन है, मतलब रिप्रोडक्टिव हार्मोन का जो सिक्रीशन है उसका लेवल काफी हाई हो जाता है। इसीलिए उस समय रिप्रोडक्शन के सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं प्यूबर्टी के समय से। इसीलिए बोला जाता है कि प्यूबर्टी के ऑनसेट में ही स्पर्मेटोजेनेसिस का इनिशिएशन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए मैं अभी आपको बताता हूँ कि कौन सा हार्मोन सबसे ज्यादा पीक लेवल पे प्रोडक्शन होते हैं इस समय। तो मेरे साथ आप लोग लिखिएगा। At the time of puberty, the secretion of gonadotropin releasing hormone, इसको शॉर्ट फॉर्म में GnRH भी लिख सकते हैं। At the time of puberty, secretion of gonadotropin releasing hormone is at peak level, which stimulates स्पर्मेटोजेनेसिस। यानी कि हमारे बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो प्यूबर्टी के टाइम में
ये हार्मोन का सिक्रेशन बहुत लेवल हाई हो जाता है हमारे बॉडी में। मतलब जनरली प्यूबर्टी के पहले जो इस हार्मोन का सिक्रेशन का लेवल होता है वो काफी कम होता है, लेकिन प्यूबर्टी के समय इस हार्मोन का सिक्रेशन काफी ज्यादा अमाउंट में होने लगता है हमारे बॉडी में। और यही हार्मोन जो है वही कंट्रीब्यूट करता है सारा रिप्रोडक्टिव हार्मोन को सिक्रेट होने में। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारा तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो आपको कहना बिल्कुल सही है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन तभी रिलीज होगा जबकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। कैसे होगा ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और आंसर को भी नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग मैकेनिज्म के ऊपर करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। हाइपोथैलेमस आप लोग जान रहे होंगे क्या होता है। हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, जो कि सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। तो हाइपोथैलेमस से सबसे ज्यादा हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है उसमें हाइपोथैलेमस, जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ये क्या है, एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। अब ये जो मैंने अभी लिखा था गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वह इसी हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। ठीक है, तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सीक्रेट हुआ। अब जैसे ही हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ, तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गया एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ये आप लोग जानते होंगे, जो कि हमारे ब्रेन में ही प्रेजेंट होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का दो लोब होता है, एक एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब। तो यही जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट हुआ है वही जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी जो लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसको एक्टिवेट करने। अब जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा, वैसे ही क्या होगा देखिए, ये एंटीरियर पिट्यूटरी जो है ग्लैंड, ये दो हार्मोन सीक्रेट करेगा। द फर्स्ट वन इज LH एंड द सेकेंड वन इज FSH। अब इसका मतलब क्या होता है, लिख लीजिए। LH का मतलब होता है लुटेनाइजिंग हार्मोन, FSH का मतलब होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन सीक्रेट हुआ, पहला LH और दूसरा FSH। अब ये दोनों का क्या काम है ये देखिए। सबसे पहला LH क्या करेगा, जो हमारे बॉडी में लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो लीडिंग सेल प्रेजेंट होते हैं उनको जाकर के एक्टिवेट करेगा। टेंशन नहीं लीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मैं फिर से भी बताऊंगा। तो लीडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा। FSH क्या करेगा, सर्टोलाइ सेल को एक्टिवेट करेगा। अब जैसे ही लीडिंग सेल एक्टिवेट हुआ, तो लीडिंग सेल का क्या फंक्शन है ये आप लोग जान रहे हैं। लीडिंग सेल जो है वो हमारा मेल हार्मोन सीक्रेट करता है, जो एंड्रोजन है हमारा, वो लीडिंग सेल सीक्रेट करता है। तो लीडिंग सेल क्या सीक्रेट करना शुरू कर दिया, एंड्रोजेंस, जिसमें कि बेसिकली कौन आता है हमारा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हुआ। ये सर्टोलाइ सेल जैसे ही एक्टिवेट हुआ, तो इसका क्या फंक्शन है देखिए, ये स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करेगा। स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब जो स्पर्म को जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है वो कौन होता है, सर्टोलाइ सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सर्टोलाइ सेल कंट्रीब्यूट करेगा। और सर्टोलाइ सेल एक चीज और सीक्रेट करेगा, जो कि आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया होगा, लिख लीजिए, इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट करेगा।
ठीक है, ये लिख लीजिए। तो इनहिबिन एक तरह का हार्मोन है, ये चीज ध्यान रखना। एक चीज और देखिए कि ये जो एंड्रोजन सीक्रेट होगा टेस्टोस्टेरोन, ये भी एक तरह से क्या करेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब पॉजिटिव फीडबैक देगा स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस यहाँ पर दो तरह से इनिशिएट हो रहा है। देखिए, पहला एंड्रोजन के थ्रू, दूसरा सर्टोलाइज सेल के थ्रू। तो दोनों के थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कितना पुशअप मिल रहा है, दोनों तरफ से पुशअप मिल रहा है। और ऊपर से गोनाडोट्रोपिन रिलीज का हार्मोन का सिक्रेशन लेवल भी ज्यादा है। तो इसीलिए स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस जो है वो प्यूबर्टी के टाइम स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, फिर से बताता हूँ। अच्छा, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए, अब ये जो इनहिबिन सीक्रेट हुआ, इसका क्या काम है? ये इनहिबिन पिट्यूटरी ग्लैंड को नेगेटिव फीडबैक देता है। और ये देखिए, ये जो एंड्रोजन है ये भी इस एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक देता है। प्लस यही एंड्रोजन हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव फीडबैक देता है। अब नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक जो मैंने अभी लिखा, इसका मतलब क्या होता है ये देखिए। सबसे पहले तो मैं ये वाला मिटा देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फीडबैक मैकेनिज्म आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। अगर हमारे बॉडी में किसी भी हार्मोन या किसी भी एंजाइम का सीक्रेशन ज्यादा हो जाता है, तो हमारे बॉडी के उस ग्लैंड में नेगेटिव फीडबैक जाता है, जिससे कि उस ग्लैंड को ये इंफॉर्मेशन मिलता है कि अब हमें इस एंजाइम या इस हार्मोन को सीक्रेट करना कम करना पड़ेगा। और पॉजिटिव फीडबैक कब मिलता है? जब हमारे बॉडी में उस एंजाइम या उस हार्मोन का सीक्रेशन लेवल कम हो जाता है, तो उस समय उस ग्लैंड को पॉजिटिव फीडबैक मिलता है कि भाई तुम अपना सीक्रेशन लेवल को और फास्ट कर दो और उसका लेवल हाई कर दो। तो क्या क्या इस प्रोसेस में हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। फिर से देखिए, सबसे पहले हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है, उसमें से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकला। ये प्यूबर्टी के समय का बात है। तो उसमें से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया, जो कि हमारे ब्रेन में एक और ग्लैंड प्रेजेंट है, पिट्यूटरी ग्लैंड। उसमें दो लोब होता है, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब को जाकर के एक्टिवेट किया ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब जैसे ही एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट हुआ, वैसे ही वो तुरंत ही दो हार्मोन सीक्रेट कर दिया। पहला LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, दूसरा FSH यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का काम क्या है कि वो लीडिंग सेल को एक्टिवेट करेगा, और FSH का काम क्या है कि वो सर्टोलाइज सेल को एक्टिवेट करेगा। अब लीडिंग सेल को जैसे ही एक्टिवेट किया, तो लीडिंग सेल का वर्क क्या है मैंने आपको पहले ही बता चुका है कि लीडिंग सेल एंड्रोजन सीक्रेट करता है। जो हमारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होता है, उसके गैप में लीडिंग सेल प्रेजेंट होता है, तो वो एंड्रोजन को सीक्रेट करता है। एंड्रोजन यानी मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। उसमें मेनली हमारा टेस्टोस्टेरोन आता है। सर्टोलाइज सेल क्या करेगा कि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करेगा, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट करने में हेल्प करेगा, और प्लस इनहिबिन हार्मोन भी सीक्रेट करेगा, ठीक है। अब ये एंड्रोजन भी क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। टेस्टोस्टेरोन जैसे ही सीक्रेट होगा, तो टेस्टोस्टेरोन भी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। तो टेस्टोस्टेरोन की तरफ से स्पर्मेटोजेनेसिस को पॉजिटिव रिस्पांस मिला कि नहीं भाई, हम आपका स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव फीडबैक मिला। अब इनहिबिन का काम क्या है? देखिए, जैसे ही FSH मान लीजिए कि ज्यादा सीक्रेशन होने लगा और सर्टोलाइज सेल कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट होने लगा, तो उस समय क्या होता है कि इनहिबिन हार्मोन सीक्रेट होता है। वही एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के नेगेटिव फीडबैक देता है कि भाई FSH का सीक्रेशन आप अब ज्यादा करने लगे हैं, इसको कंट्रोल कीजिए। तो जैसे ही इनहिबिन हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल देता है, वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो LH और FSH को सीक्रेशन करना कम कर देता है। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। एंड्रोजन की तरफ से भी एंटीरियर पिट्यूटरी को नेगेटिव फीडबैक जाता है। जब LH का सीक्रेशन ज्यादा होने लगता है, तो उस समय एंड्रोजन से सिग्नल जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी में कि भाई आपका जो हार्मोन है LH वो ज्यादा सीक्रेट होने लगा है, उसको थोड़ा कम कीजिए। तो LH का सीक्रेशन कम हो जाएगा, नेगेटिव फीडबैक जाएगा। तो और यही एंड्रोजन का काम है हाइपोथैलेमस को भी नेगेटिव सिग्नल भेजना कि मान लीजिए कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बहुत ज्यादा लेवल तक होने लगा, जो कि हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद नहीं है। तो उस समय एंड्रोजन सिग्नल भेजेगा हाइपोथैलेमस को नेगेटिव सिग्नल कि भाई आप गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को कम कर दीजिए सीक्रेशन करना या बंद कर दीजिए। अब जैसे ही गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सीक्रेशन बंद होगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक्टिवेट नहीं होगा,
अब ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये दोनों हार्मोन भी सिक्रीशन नहीं होगा, तो बाकी ये सारा प्रोसेस कुछ भी नहीं होगा। तो जैसे ही ये नेगेटिव फीडबैक जाएगा हाइपोथैलेमस को, हमारा जो ये स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो पूरा ही स्टॉप हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। मैंने आपको दोबारा भी समझा दिया, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने आगे के टॉपिक से ऊपर बढ़ते हैं, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। जो हमारे स्पर्म सेल का प्रोडक्शन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है जो हमारे स्पर्म सेल, उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो दिखने में कैसा होता है, उसमें क्या क्या ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं उसका, वो सारा भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो एक टिपिकल स्पर्मेटोजोआ का स्ट्रक्चर है, यानी स्पर्म सेल का स्ट्रक्चर है। स्पर्म सेल के अंदर यही सारा चीज प्रेजेंट होता है, जो कि मैंने यहाँ लेबल करके रखा है। मैंने आपके सामने फोटो नहीं बनाई क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैंने पहले से ही बना कर रखा है। देखिए क्या क्या पहले मैं बताता हूँ। ये जो हमारा बल्ज पोर्शन है, बड़ा वाला पोर्शन, ये हमारा हेड पोर्शन है। ये जो दो डॉट आपको दिख रहा है यहाँ और यहाँ, ये दोनों मिलाकर नेक का पोर्शन बनाता है छोटा सा। फिर ये जो आपको ट्यूब्यूलर एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये मिडिल पोर्शन है, और बाकी सारा जो है ये टेल पोर्शन है। अब देखिए सबसे आउटर लेयर जो है हमारा, सबसे आउटर लेयर, उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसी भी चीज का आउटर लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस जनरली आप लोग स्फेरिकल शेप देखे होंगे, लेकिन स्पर्म सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो इलोंगेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में एक इस तरह से ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। इस एक्रोसोम का भी बहुत फंक्शन है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा। न्यूक्लियस के नीचे देखिएगा तो एक छोटा सा ब्लैक कलर का डॉट है, इसको हम लोग प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल बोलते हैं। और ठीक उसी के नीचे एक बड़ा सर्कल है ब्लैक कलर का, ये वाला, इसको हम लोग डिस्टल सेंट्रियोल बोलते हैं। तो दो तरह का सेंट्रियोल होता है, नेक पोर्शन में आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारा जो ये ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है, ये है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है। तो स्पर्म सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो स्पाइरल होता है, मतलब इस तरह से उसका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं। तो स्पाइरल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है। किस चीज को एनर्जी प्रोवाइड करता है मैं भी आपको सब बताऊंगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से देखिए एक ये लाइन चला आ रहा है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं, ये लाइन देखिए आप लोग इन तक एकदम टेल तक गया है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये भी क्या है इसका मैं भी सब चीज आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। और सबसे लास्ट वाला टेल का पोर्शन जहां पर कि एक्सियल फिलामेंट बाहर निकला हुआ होता है और आउटर स्ट्रक्चर ये जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक्सियल फिलामेंट होता है, उसको हम लोग एंड पीस बोलते हैं। तो ये हो गया हमारे स्पर्मेटोजोआ का एक टिपिकल डायग्राम स्ट्रक्चर, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम लोग एक एक करके सब चीज को भी समझेंगे। सबसे पहले लिखिए, इट इज ए माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर which consist of, क्या क्या इसमें होता है देखिए। सबसे पहला हेड पोर्शन, दूसरा नेक, तीसरा द मिडिल पीस, और जो हमारा चौथा और लास्ट पोर्शन है वो है टेल पार्ट। तो ये चार स्ट्रक्चर बेसिकली प्रेजेंट होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को पहले पढ़ेंगे। पहले हम लोग हेड के ऊपर बढ़ते हैं, तो आप लोग उस डायग्राम को ध्यान से नोट कर लीजिएगा, मैं अभी रब नहीं कर रहा हूँ। इसमें समझने वाली बात ये है कि स्पर्म जो है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। कैसे होता है आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि स्पर्म का साइज इतना छोटा है, मतलब आप समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा जो सेल है वो एक स्पर्म सेल है। चलिए अब हम लोग हेड पोर्शन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। तो टॉपिक लिखिएगा आज का, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ का। सॉरी मैंने स्पर्मेटोगोनिया लिख दिया, यहाँ स्पर्मेटोजोआ होगा।
सबसे पहला जो हमारा पोर्शन है वो है हेड पोर्शन। अब हेड के बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हेड के बारे में अगर देखें तो हेड पोर्शन में आप लोग को क्या दिख रहा है, देखिए ध्यान से। हेड पोर्शन को अगर हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो हेड पोर्शन में सबसे पहले हम लोग को एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस मिल रहा है। सबसे बड़ा वाला जो पार्ट है वो क्या है, एक इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। हेड पोर्शन कंटेन्स एंड elongated haploid nucleus। क्योंकि स्पर्म क्या है, एक गैमेट है और गैमेट हमेशा हैप्लॉइड ही होता है, इसीलिए इसका जो न्यूक्लियस होगा वो भी हैप्लॉइड होगा। अब इस इलोंगेटेड न्यूक्लियस के ऊपर आप लोग देखिएगा तो एक ट्रायंगुलर एक पोर्शन है, ये वाला पार्ट हमारा, इसको हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। अब इसका काम क्या है, ये चीज देखिए, पॉइंट लगा के लिखिएगा। एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड, यानी कि हेड के अंदर वाले पोर्शन में एंटीरियर पोर्शन ऑफ हेड contains a small structure above nucleus known as acrosome। तो हेड के एंटीरियर पोर्शन में यानी कि अंदर वाले पोर्शन में न्यूक्लियस के ऊपर हम लोग को एक स्ट्रक्चर दिखेगा, कैप लाइक स्ट्रक्चर। आप लोग अगर स्ट्रक्चर के बगल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के ऊपर, जिसको कि हम लोग एक्रोसोम बोलते हैं। अब इस एक्रोसोम में होता क्या है, ये देखिए, एक्रोसोम इज filled with an enzyme। कौन सा एंजाइम है, स्पर्म लाइसिन। which helps to penetrate the outer wall of egg cell। यानी कि फीमेल का जो एग सेल होता है उसी के वॉल को, आउटर वॉल को पेनिट्रेट करने में, मतलब कि होल बनाने में, ताकि स्पर्म ओवम के अंदर जा सके, उसके लिए तो आउटर वॉल में पेनिट्रेट करना ही पड़ेगा। तो उसी आउटर वॉल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है ये एक्रोसोम, क्योंकि एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है एक एंजाइम जिसको कि बोला जाता है स्पर्म लाइसिन। स्पर्म का मतलब हो गया कि स्पर्म के अंदर प्रेजेंट है, और लाइसिन का मतलब, लाइसिस का मतलब आप लोग जान ही रहे हैं, मतलब लाइसिस करना मतलब ब्रेक डाउन करना। तो ओवम का जो वॉल होता है, आउटर वॉल, यहां तक स्पर्म मान लीजिए आ गया, ठीक है। अब ये स्पर्म इस ओवम के अंदर कैसे जाएगा, अंदर जाने के लिए उसको इस आउटर वॉल को पेनिट्रेट करना पड़ेगा, और जैसे ही ये आउटर वॉल को पेनिट्रेट करेगा तो स्पर्म आसानी से अंदर जा सकता है। तो इसी आउटर वॉल को पेनिट्रेट करने के लिए एक्रोसोम हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रेजेंट होता है स्पर्म लाइसिन एंजाइम। इसको लिख लीजिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सॉरी, यहाँ पर स्पर्म लाइसिन है, मैं बोल रहा हूँ स्पर्म लाइसिन, बट लिख दे स्पर्म लाइसिन। तो स्पर्म लाइसिन एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया एक्रोसोम। अब एक्रोसोम का क्या होता है कि जो हमारा स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन हुआ उसके किस पार्ट से एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है, ये भी लिख लीजिए। एक्रोसोम इज formed from गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus एक सेल ऑर्गेनेलिज्म है। तो स्पर्मेटिड जो है वो हमारा एक तरह का सेल है, तो उसके अंदर जो सेल ऑर्गेनेलिज्म प्रेजेंट होगा यही फर्दर डेवलप करके हमारा एक्रोसोम का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हमारा जो टोटल डिटेल एक्सप्लेनेशन था वो हेड पोर्शन का था, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक के ऊपर बढ़ेंगे, तो मैं इसको रब करता हूं। चलिए,
इसमें ज्यादा कुछ समझाने वाला चीज नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। सेकेंड पोर्शन, सेकेंड पार्ट हमारा है नेक। ठीक है, नेक यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। इस पूरे स्पर्मेटोजोआ के स्ट्रक्चर में आप लोग देख रहे होंगे, तो नेक बहुत ही छोटा सा पार्ट है, जिसमें कि सिर्फ दो ही जो मैंने लेबलिंग किया है वही दो पार्ट प्रेजेंट होता है, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, एक डिस्टल सेंट्रियोल। तो इसका क्या फंक्शन होता है, चलिए हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। नेक इज शॉर्ट एंड इट consists of two types of centriole. पहला हमारा कौन सा है, टाइप ए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। अब इस प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, ये देखिए। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल दोनों का काम अलग अलग है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का काम है कि जाइगोट का जो क्लीवेज होता है, जो मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टेप, उसमें एक स्टेप मैंने आपको क्लीवेज भी बताया था। आप लोग को याद नहीं है तो आप लोग फर्स्ट पेज जाकर के देखिए इस चैप्टर का। तो क्लीवेज, जाइगोट के क्लीवेज में हेल्प करता है ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और हमारा डिस्टल सेंट्रियोल क्या करता है, ये जो एक्सियल फिलामेंट है, ये वाला जो एक्सियल फिलामेंट है, इसको इस चीज के साथ अटैच करके रखने के लिए हेल्प करता है डिस्टल सेंट्रियोल। मतलब ये जो टेल पोर्शन है उसके साथ इस एक्सियल फिलामेंट को अटैच रखने में हेल्प करता है ये डिस्टल सेंट्रियोल। तो दोनों का फंक्शन आप लोग लिख दीजिएगा अलग अलग करके, मैं लिख देता हूं। It is necessary to initiate the cleavage of zygote। अब आप लोग अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है कि क्लीवेज ऑफ जाइगोट में क्या होता है, तो वो तो मैं फर्स्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, आप जाकर के देख लीजिए। ऐसे भी आप लोग सोचिए कि जाइगोट से एम्ब्रायो बनाना है तो डिवीजन होगा तभी ना, उसी डिवीजन को हम लोग क्लीवेज बोलते हैं। क्लीवेज का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन। दूसरा है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का काम क्या होता है, helps to attach axial filament with tail। यानी कि टेल के साथ इस एक्सियल फिलामेंट को अटैच रखने में हेल्प करता है ये डिस्टल सेंट्रियोल। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल का क्या काम है, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का जो फंक्शन है जाइगोट के क्लीवेज में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए हम लोग मिडिल पीस के ऊपर बढ़ते हैं, मैं ड्रॉप करता हूं। जो थर्ड है हमारा मिडिल पीस। यानी कि ये वाला पोर्शन। तो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। और माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे भी हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि स्पर्म के टेल को पावर प्रोवाइड करता है, ताकि स्पर्म का मोटिलिटी जो है, मतलब लोकोमोशन, मतलब स्पर्म जो इधर उधर लोकोमोट करते रहता है, स्विम करते रहता है, तो उसी का लोकोमोशन को काफी हद तक स्पीड प्रोवाइड करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। It possesses numerous mitochondria, जिसको कि हम लोग मेसेंचिमल शीट भी बोलते हैं। तो इट पोजेसेस न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कि हम लोग मेसेंचिमल शीट भी बोलते हैं। इसका काम क्या है देखिए, which provide
एनर्जी फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ टेल, मतलब टेल के रैपिड मूवमेंट में हेल्प करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। दैट फैसिलिटेट्स किस चीज में फैसिलिटेट करता है? स्पर्म मोटिलिटी। अब इसको मैं समझाता हूँ एक बार और फिर से आपको। तो मिडिल पीस में अगर आप लोग देखिएगा ध्यान से, तो मिडिल पीस में सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया ही प्रेजेंट है, जो कि स्पाइरल लाइक स्ट्रक्चर है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसका हमेशा काम होता है पावर सप्लाई करना, एनर्जी सप्लाई करना। इसको बोलते हैं कि हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस मिडिल पीस में बहुत सारे न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनको कि हम लोग नेबंकन शीट भी बोलते हैं। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो स्पर्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है उसको नेबंकन शीट भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लीजिएगा। जो क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द रैपिड मूवमेंट ऑफ टेल्स, क्योंकि टेल जितना ज्यादा मूव करेगा तो ये पूरा स्पर्म भी उतना ही ज्यादा मूव करेगा, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आपको टेल ही दिख रहा होगा। तो जितना ज्यादा मूव करेगा टेल उतना ही ज्यादा मूव करेगा स्पर्म, और स्पर्म का जितना रैपिड मोटिलिटी होगा, जितना स्पीड में मूव करेगा, उतना ही उसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है फ्यूजन करने का ओवम के साथ। तो ये सब चीज आप लोग जान रहे होंगे। चलिए मिडिल पीस हो गया, अब हम लोग टेल को भी खत्म कर लेते हैं, छोटा सा पोर्शन है। तो नेक्स्ट टॉपिक लगाएगा, फोर्थ टॉपिक और लास्ट टॉपिक आज का, टेल पोर्शन। टेल पोर्शन का क्या खासियत है? सबसे पहला है प्रॉपर्टी क्या? इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्माटोजोआ। स्पर्माटोजोआ यानी स्पर्म का सबसे जो लॉन्गेस्ट पार्ट है वो क्या है? टेल है। अब इसका फंक्शन क्या है ये भी देख लीजिए। इनेबल स्पर्म टू असेंड इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट टू रीच ओवम। यानी कि जो फीमेल का जेनिटल ट्रैक है उसमें नीचे से ऊपर जाने में, मतलब देखिए मैं आपको अगर फोटो बना करके दिखाऊं, ये मान लीजिए एक जेनिटल ट्रैक इस तरह का रफ डायग्राम में बना रहा हूं, ठीक है। ये ऐसे मान लीजिए जेनिटल ट्रैक है, यहाँ हमारा जो है वो वेजाइना हो गया। तो यहाँ से स्पर्म सेल जो अंदर गया और हमारा ओवम जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। तो यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट प्रोवाइड करता है हमारा ये टेल, क्योंकि टेल है जितना ज्यादा मूव करेगा उतना ही वो ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि टेल का रैपिड मूवमेंट होना जरूरी है, क्योंकि जितना रैपिड मूवमेंट होगा उतना ही जल्दी ऊपर जाएगा ओवम के पास, और ओवम को सिर्फ एक स्पर्म चाहिए। इसलिए बहुत ज्यादा टफ कंपटीशन होता है, जिसकी वजह से स्पर्म को अपना जो मोटिलिटी है वो काफी परसेंट जो है काफी टाइम्स स्पीड रखना पड़ता है, हाई रखना पड़ता है। तो ये हमारा टोटल एनालिसिस हो गया स्पर्माटोजोआ के स्ट्रक्चर का। ये फोटो मैंने आपको बता दिया, ध्यान से नोट कर लीजिएगा एक एक चीज। इससे ज्यादा और स्पर्माटोजोआ के स्ट्रक्चर में कुछ भी नहीं हो सकता है, बोर्ड के लिए भी, नीट के लिए भी। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। यहाँ तक हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो टोटल कंप्लीट हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्माटोजेनेसिस था वो भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। जिस तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम लोग स्ट्रक्चर देखे थे, उसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी स्ट्रक्चर देखेंगे। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स, हार्मोन्स होते हैं, वो सब हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि oogenesis यानी ओवम का प्रोडक्शन कैसे होता है, जैसे हमने स्पर्माटोजेनेसिस देखा। तो इस तरह से हम अपने चैप्टर के ऊपर आगे बढ़े हैं। हमारा अभी तक अप्रोक्स 30 to 35% चैप्टर इस कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। आप लोग नोट्स ध्यान से बनाइएगा, और पूरा नोट्स बनाने के बाद आज के लेक्चर के बाद फिर से नोट्स को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।